राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं उसी की कड़ी में जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट जोधपुर के तत्वावधान में विभिन्न विषयों की सीडी के निर्माण का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसी के तहत आज यहाँ पर एक कार्यगोष्ठी का आयोजन किया गया है और विभिन्न विषय के विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया है। यहाँ पर हमारा यह प्रमुख उद्देश्य रहेगा कि तीनों भाषाओं के व्याकरण के साथ साथ विभिन्न विषयों की जो कठिन विषय वस्तु है उसकी जानकारी हम डाइट के माध्यम से सभी जिलों के अंदर उपलब्ध कराएं और इसके साथ साथ अंग्रेजी में जो स्पोकन इंग्लिश उच्चारण विभिन्न शब्दों का किस प्रकार किया जाना है, क्यों अंग्रेजी भाषा में यहाँ के छात्र ग्रामीण स्तर के छात्र पिछड़ रहे हैं, इन सब की जानकारी उपलब्ध कराना, विज्ञान विषय में रोचकता उत्पन्न करना, संस्कृत के व्याकरण में नवीनता उत्पन्न करना और किस प्रकार से छात्रों को हम अधिक से अधिक लाभान्वित कर सकें। इसमें सीडी के निर्माण से विभिन्न प्रकार के जो प्रशिक्षण होंगे उन प्रशिक्षणों में हमने ये देखा कि जो विषय विशेषज्ञ है वो प्राय उपलब्ध नहीं होते, तो हमने विभिन्न क्षेत्रों के जो विषय विशेषज्ञ हैं उनको पैनल बना करके उनसे हम विभिन्न प्रकार की सीडीओ का निर्माण कर रहे हैं। मैं ये सोचता हूँ कि हमारे डाइट के सभी स्टाफ के साथियों के द्वारा और हमारे जो भी अग्रजन है उनके द्वारा हमको जो मार्गदर्शन मिलेगा वो राजस्थान में नहीं पूरे भारत के अंदर एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। ऐसी मैं परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ। हमारा यह कार्य आज महाशिवरात्रि को प्रारंभ हो रहा है। इसमें मैं हमारे शिक्षा सचिव से लेकर के शिक्षा मंत्री महोदय से लेकर के सभी निदेशक महोदय, उपनिदेशक महोदय, संयुक्त निदेशक महोदय, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय, प्रारंभिक एवं सभी छात्रों, सभी शिक्षकों से सहयोग की अपेक्षा करता हूँ, उनके आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूँ कि हमारा ये कार्यक्रम फलीभूत हो। आज अपन व्याकरण का ये अंश पढ़ने जा रहे हैं। सर्वप्रथम संधि की परिभाषा। वर्ण संधान संधि इति। वर्णों का संधान, वर्णों का मेल ही संधि कहलाती है। संधि है त्रय भेदा संधि। संधि के तीन भेद है, जैसे स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। सर्वप्रथम स्वर संधि को अपन पढ़ रहे हैं। स्वर संधि में द्रव्योः वर्णयोः मेलनम स्वर संधि भवति। स्वर संधि अपि अनेकाः भेदाः सन्ति, यथा यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि।
जहां दो स्वरों का मेल होने पर जब विकार होता है तो उस समय जो संधि का स्वरूप बनता है सर्वप्रथम यण संधि। इसका मूल सूत्र है इको यणच, अर्थात इको इकः स्थाने यण स्यात् अचि संहितायां विषये। इक के स्थान पर यण होता है जब अच परे हो और संहिता का विषय हो। तो सबसे पहले इक से तात्पर्य है ई, उ, री और नृ। इक के स्थान पर यण होता है, यण से तात्पर्य है य, व, र और ल। ये कब होता है? जब अचि परे हो। अचि का तात्पर्य सभी स्वर, यानी बाद में स्वर होने पर ई के स्थान पर य हो जाता है, उ के स्थान पर व हो जाता है, री के स्थान पर र और नृ के स्थान पर ल हो जाता है। इसमें शर्त यह है कि परे जो है वो स्वर होना नितांत आवश्यक है। उदाहरणतः सुधि, उपास्य, सुधि ये ई है और ई के परे अच विद्यमान, तो ई के स्थान पर य हो जाता है। यानी ये सुध के अंदर जो ई है, इस ई के स्थान पर जो है वो य हो जाता है। कब इसलिए होता है? क्योंकि आगे जो है वो स्वर विद्यमान है। इसी तरह जो है वो दूसरा उदाहरण मधवरी, जिसका विग्रह होता है मधुधन अरि, यानी परे स्वर विद्यमान है तो उ के स्थान पर व हो जाता है। अर्थात मधु के अंदर जो उ है, उस उ के स्थान पर व हो जाता है और पद बन जाता है मधवरी। इसी तरह आगे का उदाहरण जो है अपन आज्ञा, इसका विग्रह होता है मातृधम आज्ञा। परे स्वर विद्यमान है, इसीलिए री के स्थान पर र हो जाता है। मातृ के अंदर जो री है, इस री के स्थान पर जो है वो र हो जाता है। इसलिए होता है क्योंकि आगे जो है वो स्वर विद्यमान और पद बन जाता है मात्राज्ञा। अगला उदाहरण लाकृति, लृदन आकृति। स्वर परे होने के कारण लृ के स्थान पर ल हो जाता है और पद बन जाता है लाकृति। तो इस तरह से ये जो मूल सूत्र है, इन उदाहरणों के माध्यम से पूर्ण रूप में स्पष्ट हो जाता है कि यण संधि वहां होती है जहां इक के स्थान पर यण होता है और उसके परे अच होना निश्चित रूप से आवश्यक है। तो शुद्धोपास्य, मधवरी, मात्राज्ञा और लाकृति जिन उदाहरणों से जो है वो पूर्ण रूप में यह जो है वो सूत्र या व्यावहारिक रूप में स्पष्ट रूप से अपन को समझने में सहायता मिल रही है। बच्चों, कक्षा 8 में आज विज्ञान विषय के अंतर्गत हमारा प्रकरण है ऑक्सीजन। बच्चों, आप जानते हैं ऑक्सीजन गैस जीव जंतुओं के श्वास लेने में उपयोगी है और हमें यह भी पता है
कि अगर हमें ऑक्सीजन गैस नहीं मिलेगी तो हमारी श्वसन क्रिया रुक जाएगी, श्वसन क्रिया रुक जाएगी तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए बच्चों ऑक्सीजन गैस को प्राणवायु भी कहा गया है। ये तो आपको विदित ही है कि ऑक्सीजन एक प्रकार का तत्व है। ऑक्सीजन एक प्रकार का तत्व है तो निश्चित रूप से ये परमाणुओं से मिलकर बना होगा। तो क्या बच्चों आप ऑक्सीजन परमाणु की संरचना को बता सकते हैं? आओ हम प्रयास करते हैं। बच्चों ऑक्सीजन परमाणु की संरचना इस प्रकार से है। ये तो आपको विदित ही है कि परमाणु की संरचना के दो भाग होते हैं। भीतरी भाग इसका नाभिक कहलाता है जिसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, जबकि इसका बाहरी भाग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ऑक्सीजन परमाणु की संरचना में धन आवेशित कण अर्थात प्रोटॉनों की संख्या होती है 8। आवेश रहित कण जिन्हें हम न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं उनकी संख्या 20 में होती है 8। बाहरी भाग के अंदर इलेक्ट्रॉन यानी कि ऋण आवेशित जो कण होते हैं उनकी संख्या 20 के अंदर होती है 8। इस प्रकार बच्चों अगर हम ऑक्सीजन के परमाणु क्रमांक की बात करते हैं तो ये हमें विदित ही है कि परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। क्योंकि इसकी संरचना में 8 प्रोटॉन पाए जाते हैं, इसलिए ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होगा 8। और बच्चों आपको पता ही है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग परमाणु भार कहलाता है। ऑक्सीजन के अंदर 8 प्रोटॉन और 8 ही न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, अर्थात ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। तो बच्चों मुझे आशा है कि आपको ऑक्सीजन परमाणु की संरचना भली भांति समझ में आई होगी। बच्चों क्या आपने कभी प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने का प्रयास किया है? नहीं, तो आज हम ये प्रयास करके Good morning, my dear friends, teachers. Today we are going to discuss the importance of teaching and learning a foreign language. As you very well know, that language is a communication. Language is a skill. It is as good as swimming or driving. Therefore, one can learn only when he uses the particular language in his day-to-day life. Now, we all know that we are in India. We are living in the villages. We don't have that atmosphere of listening and speaking. Therefore, the role of a teacher becomes more difficult. Language learning requires great exposure. And let me explain the word exposure. That means you have to provide an atmosphere. You have to provide an opportunity to the children to speak, to read and to write. But first of all, he should listen to English. That is the most important part of a language learning. Let me draw your attention towards one important part. That is, whatever you listen, that will be learned by the children. Whatever you speak will be learned by the children. So you have to speak correct English.
learning correct pronunciation is the most important part of learning a foreign language. Therefore, it becomes difficult for the child, especially because there are no facilities of listening to English language in our villages, in our houses, in our family. Therefore, the teacher has to play the role of the whole society. He has to provide opportunities for listening to correct English, listening to correct pronunciation, listening to stress and intonation, and the rhythm of language. And therefore, he has to create an atmosphere by speaking, by creating suitable situations in which a child can learn English. My dear friends, we have to be very cautious while speaking, because our language is the standard language before the children. Therefore, we should be perfect, we should be master of our own language. English language requires learning of sound system and structures. If we make a mistake in using the proper structure, there will be no communication. So we have to provide situations in which a teacher can speak, ask questions, and let the children respond to it correctly. Classroom situations should be created by the teacher in a play-way method, in a joyful atmosphere, and that learning of foreign language should become joyful understanding. There are play-way games also. They can be played in the class. And the children should be involved, actively involved in speaking and in acting. When I say acting, it means action-oriented, activity-oriented learning. Let me give you some example. If I want to start a lesson in the class, I should first of all create an atmosphere of listening to English. And a good way of presenting is to sing a rhyme in the beginner's class. We are all talking about the beginners. For example, Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty together. Now, your speaking a rhyme should motivate the class to speak it. You cannot expect children to repeat it correctly after your single presentation. It should be done as many times as required. Therefore, the teacher should present the rhyme 3 or 4 times. Speaking of rhymes, recitation of rhymes is an opportunity for listening to correct English pronunciation
and rhythm and stress and intonation. I repeat it again. Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty together again. This teaches the rhythm of the language, the sound system of the language, and creates an atmosphere of joyful learning. Therefore, my dear friends, you should be conscious when you talk to children in the class. Your presentation should be joyful, activity-centered, and language-oriented. Children must understand whatever you are speaking in the class. Therefore, use some teaching materials. And as far as possible, you should not speak Hindi or mother tongue in the class. The children will automatically respond to you. Within a day or two, you will be able to see that children respond to you in a correct way. Proper situation should be created with the help of teaching aids, and only 4 to 5 words, new words, and one structure should be used in one period. Only known to unknown words which are known to the children should be used in the beginning of the class, so that they understand it very well and can use it in a sentence. The structures should be repeated in the class orally, in a chorus drill, and among the children. Create atmosphere, create activities, so that all children take part. Every child should get an opportunity to speak English in your period. This will lead them to speak to you next day. They will have the courage to speak to you in English. Please don't use mother tongue in a frequent way. It should be rarely used as a method of teaching. Let me give you one example. In the very beginning, on the first day, you can take up one structure and 4 or 5 words. The words should be known to the children. Mind it, remember it, that you are teaching a language. English is a structural language. Therefore, the structure is important. We can take up 4 words. Say, for example, a book, a pen, a bag, a chair. Now, while introducing these words, you should hold the pen in your hand. Not only one type of pen, but different types of pens. Hold
types of books one by one and speak the structure. Show them it's a book, it's a pen, it's a bag. Take different types of bags, plastic bags, cotton bags, and so on. And let the children repeat it after you. Involve the children in speaking English. Don't be afraid. A language class must be a class of noise. It should not be shouting, but it should be a normal language class. And see that every child is involved in it with proper tone, rise and fall. प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके सामने वर्तनी संबंधी सामान्य अशुद्धियों के बारे में चर्चा करेंगे। सामान्यतः ये देखा जाता है कि छात्र जो वर्तनी संबंधी अशुद्धि करता है और जैसे अशुद्धि करता है वैसे ही उसका उच्चारण करता है, इसलिए हमें दोहरा नुकसान उठाना पड़ता है, लिखने में भी अशुद्धि और बोलने में भी अशुद्धि। तो सामान्यतः हम देखते हैं कौन कौन से हम अशुद्धियाँ करते हैं, इसके बारे में मैं सामपट पर लिखता हूँ जो सामान्य रूप से हम अशुद्धि करते हैं। अशुद्ध वर्तनी में सबसे पहले हम देखते हैं सेवा में। अब इसके ऊपर शिरोरेखा खींची हुई है, जबकि इसकी शिरोरेखा नहीं खींची हुई। मैंने लिखा है सेवा में, सेवा में। अब इसमें सेवा में ये अशुद्ध है, क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर जो सेवा शिरोरेखा खींची गई है में विभक्ति चिन्ह है। ये अशुद्ध इसलिए है कि सेवा संज्ञा है और जो संज्ञावाची शब्द होते हैं उसमें विभक्ति चिन्ह अलग से लगे हैं। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि जितने भी संज्ञावाची शब्द है उसमें विभक्ति चिन्ह अलग लगाते हैं, इसलिए अलग लिखा हुआ है, इसलिए ये सेवा में सही है। दूसरा, उसमें और उसमें, इसमें ये अशुद्ध है जो अलग अलग लिखा हुआ है। इसका कारण ये है कि जो सर्वनामवाची जो शब्द होते हैं उसमें विभक्ति चिन्ह साथ में लगते हैं, न कि शब्द के अलग, इसलिए इसमें साथ में लिखा गया है, इसलिए ये सही है, ये गलत है। तीसरा हम देखते हैं वापिस गलत है, वापस सही है। हम बोलने में वापिस करते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, शुद्ध उच्चारण वापस सही है, न कि वापिस। और एक जो सबसे ज्यादा अशुद्धि जो देखी जाती है वो है मिष्ठान। कहीं भी जाओ ऐसा मिष्ठान आपको दिखाई देता है जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि शुद्ध मिष्टान है। इसका यदि हम श्रुति विच्छेद करते हैं तो मिष्ट प्लस अन्न होता है मीठा अन्न, इसलिए ये ध्यान रखना, ये मिष्टान सही है जबकि ये मिष्ठान गलत है। आगे जो ये श्रृंगार लिखा हो गया है, श्रृंगार, इसमें री की मात्रा भी है और र भी है, पूरा इसमें श्रृंगार कर दिया गया है, इसलिए अशुद्ध है। श्रृंगार ये शुद्ध है। तालव्य श है, ऋषि वाली री की मात्रा है, इसलिए ये श्रृंगार सही है, ये गलत है। हम बोलते हैं वसंत ऋतु, वसंत गलत है, शुद्ध कौन सा है? वसंत ऋतु। तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि अब हमें उच्चारण कैसा करना है? वसंत का करना है, न कि बसंत का। आगे हम देखते हैं महत्व, महत्व। अब इसमें ये शुद्ध है, क्यों सही है? क्योंकि शब्द है महत और इसमें तो प्रत्यय है, इसलिए इसमें दो त का प्रयोग किया जाता है, महत्व बनता है, इस दृष्टि से ये सही है। आगे हम देखते हैं कि हम
पर ज्यादा जोर देने के कारण कर्तव्य कहते हैं। कर्तव्य नहीं होता है, कर्तव्य होता है। ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि क्री धातु है और तव्यत प्रत्यय है। इस दृष्टि से ये कर्तव्य सही है, न कि कर्तव्य। फिर सन्यासी, सन्यासी नहीं, सन्यासी से इसके ऊपर अनुसार भी लगेगा और न भी आएगा। तो ऐसा सन्यासी, ये ऐसी वर्तनी जहाँ नजर आए, जहाँ उच्चारण हो, इस दृष्टि से ये सही है, सन्यासी गलत है। आशीर्वाद शब्द बिल्कुल गलत है, शुद्ध है आशीर्वाद। उच्चारण में ऐसे ही करना चाहिए, आशीर्वाद न कि आशीर्वाद। आगे जो हम देखते हैं कि उज्जवल शब्द है, उसमें कई लड़के देखते हैं जब एक ही आधा करते हैं, जबकि इस दृष्टि से दोनों ज आधा होना चाहिए। ये संधि संबंधी अशुद्धि है। उत प्लस ज्वल, त और ज दोनों ज आधे आधे होते हैं। इस हिसाब से उज्जवल ये सही है, ये गलत है। फिर देखते हैं सहस्त्र और सहस्त्र, ये त्र नहीं, इसमें स है, स में है र की मात्रा है, र पूरा इसमें, तो इसका उच्चारण होता है सहस्त्र, इसका मतलब होता है हजार। ये सहस्त्र गलत है। फिर हम देखते हैं कि हम श्रीमती को छोटी कर देते हैं, जबकि श्रीमती हमेशा क्या होती है? भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्